हेलो स्टूडेंट, इजी टू लर्न क्लासेज में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज आपके लिए मैं सामाजिक विषय में जो आपके लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कई वर्षों से आपके रेगुलर एग्जाम में आ रहे हैं, उनको लेके आई हूँ। इसमें मैंने आपके 70% मार्क्स जो आपका इसका एग्ज़ाम होगा, इसकी मैं इसमें पूरी तैयारी ये करवा रही हूँ कोई स्टूडेंट। ठीक है, इसको अगर आपने अभी तक अगर आपके पेपर में तैयारी नहीं है तो आपको ये क्वेश्चन अगर आप याद कर लेते हो आपको 100% आपकी तैयारी हो जाएगी और आप सामाजिक विषय में स्टूडेंट 100% मार्क्स इजीली पा लेंगे। ठीक है, तो इसमें हम स्टूडेंट देखते हैं, मैंने दिया भी ये टॉपिक है क्लास 10 सामाजिक विषय। वर्षों से बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न आ रहे हैं, उन्हीं की हम तैयारी करेंगे। ठीक है, मेरे साथ साथ आप तैयारी करते जाइए। कुछ क्वेश्चन, अधिकतर क्वेश्चन के आंसर तो आपको वीडियो देखते देखते ही याद हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ये प्रश्न स्टूडेंट आपके छः आने हैं 2-2 नंबर के, अर्थात 12। ऐतिहासिक में, इतिहास वाले पोर्शन में 2 नंबर के 3 आने हैं और भूगोल पोर्शन वाले पोर्शन में 2 नंबर वाले 3 क्वेश्चन आपके आने हैं। यानी इस प्रकार से 3 और 3 6 क्वेश्चन आते हैं 2-2 नंबर के, तो यानी 12 नंबर का आपका ये तैयारी पूरी हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, तो इसको हम पढ़ते हैं। जो उनका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, मैंने एक्चुअली को लिख लिया है क्योंकि ये सामाजिक में थोड़ा लेंथी होता है, अगर उसको लिखेंगे तो उसमें लंबा वीडियो बन जाता है, इसलिए मैंने पहले से इनको लिख लिया है। तो इसको हम समझते हैं, करते हैं। जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था? तो जर्मनी के एकीकरण में ऑटो वॉन बिस्मार्क का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। किसका था योगदान? ऑटो वॉन बिस्मार्क का सबसे बड़ा योगदान, महत्वपूर्ण योगदान था। प्रूसिया के राजा विलियम प्रथम को जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट घोषित किया गया। कभी कभी प्रश्न आता है कि जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट किसको घोषित किया गया, तो इसको भी आपके 2 प्रश्न इसमें तैयार हो जाते हैं आपके। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। ओके, अगर आप इसे करते हैं तो यहाँ आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट है, असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया गया? ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वर्षों से आपके एग्जाम में आ रहे हैं ये। तो असहयोग आंदोलन 1922 ईस्वी में चौरी चौरा की घटना के कारण वापस लिया गया था। गांधी जी ने इसमें चौरी चौरा की घटना के कारण इस आंदोलन को वापस ले लिया था। ओके, तो ये आप इसका आंसर लिखते हैं तो यहाँ भी इसके आपको 2 मार्क्स पूरे मिलेंगे। नेक्स्ट थर्ड स्टूडेंट, जैव और अजैव। जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं? कुछ उदाहरण दीजिए। तो स्टूडेंट आपको बताने जैव और अजैव संसाधन। ठीक है, इनके बारे में हमें आपको बताना है। ठीक है, जैव संसाधन क्या है? वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीव मंडल से होती है, आप देखिए जीव मंडल से होती है, व जिनमें जीवन व्याप्त होता है। ध्यान से देख लीजिए, जीव मंडल से होती है और जिनमें जीवन व्याप्त होता है, अर्थात जिनमें जीवन होता है, जैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे मनुष्य, इसमें देखो मनुष्य में भी जीवन होता है, वनस्पति में भी जीवन होता है, प्राणी जगत में भी जीवन होता है, पशुधन में भी, मतलब इन सब में जीवन होता है। क्योंकि अगर आप सोचें कि केवल मनुष्य में ही होता है जीवन या वनस्पति में नहीं होता, तो आप अगर एक पौधे को घेर दीजिए तो वो 2-3 दिन में ही सूख जाएगा। तो अर्थात सभी में जीवन होता है। दूसरा स्टूडेंट हमारा अजैव संसाधन। ओके, अजैव संसाधन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वे सारे संसाधन जो निर्जीव, अर्थात जिनमें जीवन नहीं है, तो कहलाएंगे निर्जीव। निर्जीव वस्तुओं से बने हैं, अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे चट्टानें हैं, धातुएं हैं, खनिज पदार्थ वगैरह हैं आपके, तो ये कैसे हैं? सारे ये निर्जीव हैं, इनमें जीवन नहीं है। तो ये हो गया आपका जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन का आंसर है और ये आप करेंगे तो यहाँ आपको उसके 2 नंबर मिलेंगे। मैं समझती हूँ आपको याद भी हो गया होगा, आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। भारत के परमाणु संयंत्रों के नाम लिखिए। परमाणु संयंत्र, ठीक, के नाम लिखिए। भारत के प्रमुख परमाणु संयंत्रों में काकरापारा, याद कर लीजिए बच्चे स्टूडेंट, काकरापारा हमारा ये गुजरात में है, तारापुर महाराष्ट्र में, नरौरा, ये हमारा यहाँ पे ये रॉन्ग है, इसको कट कर देते हैं। ठीक है, नरौरा उत्तर प्रदेश में, जो आपका कैमा है वो कर्नाटक में है, कलपक्कम तमिलनाडु में है। ये आपके प्रमुख परमाणु संयंत्र हैं। ओके, तो आप इनको याद कर लीजिए
अगर आप इसको लिखते हैं एग्ज़ाम में तो आपको यहाँ पे इस चीज़ के लिए 2 नंबर पक्के मिल जाएंगे। ओके, ये आपका इम्पॉर्टेंट है। आपके इसमें से 1 या 2 नंबर का जरूर पूछा जाएगा। कभी कभी पूछ लेते हैं 2 परमाणु संयंत्र का नाम लिखिए, मैंने इसमें कई सारे नाम लिख दीजिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा टॉपिक है ऊर्जा के परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं। भारत में खनिज तेल के 2 क्षेत्रों के नाम लिखिए। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं। ठीक है, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं। भारत में खनिज तेल के 2 स्रोत क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो अब इसको देखते हैं हम। ऊर्जा के वे स्रोत जिनका उपयोग प्राचीन काल से किया जा रहा है, यानी ऊर्जा के वे स्रोत जिनका उपयोग प्राचीन काल से किया जा रहा है। ऊर्जा के परंपरागत यानी रेगुलर चलने वाले स्रोत कहलाते हैं, जो प्राचीन काल से जो व्यवस्था चली आ रही है तो उसको ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कहते हैं। इन स्रोतों में लकड़ी, उपले, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, विद्युत आदि सम्मिलित हैं। ठीक है, तो कौन कौन से इन स्रोतों में लकड़ी, उपले, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा विद्युत आदि सम्मिलित है। भारत में मुंबई, हाई, गुजरात और असम, सुन लीजिए, मुंबई हाई, गुजरात और असम प्रमुख खनिज तेल क्षेत्र हैं। ओके, तो ये आपका दोनों होगा। ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट, आप इसको याद कर लेना। पहली बात समझ में आ गया होगा कि ऊर्जा के वे स्रोत जो प्राचीन काल से ही इस्तेमाल किया जा रहा है, यूज में किया जा रहा है, प्रयोग किए जा रहे हैं, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कहते हैं। इन क्षेत्र स्रोतों में आपके लकड़ी, उपले है, कोयला है, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस है, विद्युत आदि आप देख रहे हैं प्राचीन काल से इस्तेमाल, ये जब से इनका खोज तब से उत्पादन इनका यूज हो रहा है। तो इस प्रकार से ये हमारे परंपरागत स्रोत हैं और ये हमारा जो भारत में ये मुंबई हाई, गुजरात और असम में प्रमुख क्षेत्र के स्थान हैं। ओके, नेक्स्ट है नंबर 6 क्वेश्चन नंबर। भारत में आयात होने वाली, आयात कहते हैं यानी खरीदी जाने वाली, आयात कहते हैं खरीदी जाने वाली, निर्यात होने वाली यानी बिक्री करने वाली, बेचने वाली। आयात खरीद क्रय करने को कहते हैं यानी खरीदने को कहते हैं, और निर्यात विक्रय यानी बेचने के लिए कहते हैं। ठीक है, तो भारत में आयात होने वाली व निर्यात होने वाली 2 वस्तुओं के नाम लिखिए। तो स्टूडेंट ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसमें हम आप लिखेंगे आयात होने वाली और निर्यात होने वाली। ठीक है, तो भारत में आयात होने वाली वस्तुएं क्या हैं स्टूडेंट। पेट्रोलियम, मोती व बहुमूल्य रत्न, कोयला, मशीनरी, उर्वरक, छपाई मशीनें। आपको तो मात्र 2 लिखनी है, लेकिन मैंने इसमें कई सारी लिख दी, जो आपको याद रहे उनको आप इसमें लिख दीजिए। एक क्वेश्चन आता है तो उसको आप उसमें लिख दीजिए। ठीक है ना, मैंने इसलिए इसमें कई सारी आयात होने वाली वस्तुओं के बारे में बता दिया। ठीक है, दूसरा, भारत में निर्यात की जाने वाली वस्तुएं, जूट का सामान है, निर्यात का यानी विक्रय यानी बेचने वाली, जूट का सामान, चाय, मैग्नीज, लोहा, तंबाकू, रत्न व जवाहरात आदि प्रमुख वस्तुएं हैं जो हिंदुस्तान से यानी भारत देश से विदेशों में भेजी जाती हैं, बिक्री इनका विक्रय किया जाता है या निर्यात किया जाता है। तो ये आप कर लीजिए। मैंने आप पूरे लिख दिए, आपको दो ही पूछा था, मैंने ज़्यादा लिख दिए, तो ये अगर आप करते तो यहाँ इसके बाद 2 मार्क्स मिल जाएंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये स्टूडेंट है समवर्ती सूची क्या है। क्योंकि आपका जो सामाजिक विषय है उसमें आपका इतिहास, भूगोल है, आपका जो आपका अर्थशास्त्र है, आपका राजनीति शास्त्र, सबका सारे कॉम्बिनेशन, सब एक का एक कॉम्बो है, उसका नाम ही सामाजिक विषय है। ठीक है, तो इसमें सारे विषय आते हैं। तो समवर्ती सूची क्या है। विषयों की वह सूची, विषयों की वह सूची जिस पर कानून बनाने का अधिकार
राज्य व केंद्र सरकार, ध्यान से दीजिए, राज्य व केंद्र सरकार दोनों को होता है। विषयों की वह सूची जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य व केंद्र सरकार दोनों का होता है, लेकिन जब दोनों के कानून में टकराव हो तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया जाता है। कानून ही मान्य होता है। अगर दोनों में टकराव हो, जो केंद्र सरकार जो कानून बनाती है वही कानून मान्य होता है। इस सूची में शिक्षा, वन, मजदूर संघ, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे विषय शामिल हैं। आप अच्छे तरह समझिए स्टूडेंट, इसके लिए याद आपको हो जाएगा अभी ये कि विषयों की वह सूची जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य और केंद्र यानी स्टेट और सेंट्रल दोनों को होता है। लेकिन कभी कभी होता है कि कानून बनाने में स्टूडेंट केंद्र सरकार चाहती है मैं अपने बनाऊं और राज्य सरकार चाहती है कि मैं अपने हिसाब से बनाऊं, तो इस ऐसी स्थिति में स्टूडेंट जो केंद्र सरकार का कानून ही मान्य होगा, राज्य सरकार का मान्य नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको समवर्ती सूची कहते हैं, जिसमें दोनों सरकार, राज्य और स्टेट, राज्य और आपका जो सेंट्रल है या आपका केंद्र है वो मिलकर बनाती है, तो वो समवर्ती सूची में आती है। और लेकिन अगर दोनों में आपस में कोई टकराव होता है या किसी बात पे भिन्नता होती है तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार ही कानून वही मान्य होता है, केंद्र सरकार का बना हुआ मान। और इस प्रकार इस सूची में आपके शिक्षा, वन, मजदूर संघ, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे विषय शामिल हैं। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट भी आपको समझ में आ गया होगा। ये आप करते तो आपका ये 2 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय। भारत के 2 पड़ोसी देशों का नाम है, तो यहाँ नेपाल आपका लिखा है और श्रीलंका लिखा है। आपका भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, बहुत सारे नाम हैं। आपने बताइए तो आपको उसे भी 2 नाम लिख दीजिए, ये भी आपको याद ही हो गया, पड़ोसी देश है वो हमारे। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट है, प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय अथवा औसत आय से क्या तात्पर्य, पूछा सकता है कि प्रति व्यक्ति आय क्या है या औसत आय से क्या तात्पर्य है। तो मैं इसे दोनों का प्रकार से आपका आंसर आ सकता है इसका, मैंने इसका लिख दिया है दोनों को मिला के। किसी देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर, ध्यान कर लीजिए, कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो प्राप्त आय को औसत आय कहते हैं। फिर समझ लीजिए इसको, किसी देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त आय को औसत आय कहते हैं अथवा प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। 2 तरह से इसका आंसर हो गया कि औसत आय कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। यानी देश की कुल जो आय है उसको देश की जो हमारी पॉपुलेशन है, जो हमारी जनसंख्या है, उसको भाग देने पर जो हमारे लिए औसत प्राप्त होता है वही जो हमारी संख्या, जो हमारी फिगर प्राप्त होती है, जो हमारी आय प्राप्त होती है वही औसत आय कहलाती है या प्रति व्यक्ति आय कहलाती है। ओके, तो ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 नंबर का आंसर है। ठीक है, रॉलेट एक्ट क्या है, रॉलेट क्या था, और इसका तो ये लॉन्ग आपका दीर्घ में भी आ सकता है, ये इसका आपका लघु में भी इसका आपका आ सकता है। हालांकि मैंने इसको लघु में दिया है, ये आपका लघु उत्तरीय में भी आ सकता है। इसको आप याद जरूर कर लें, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट आपका ये। ओके, तो रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में पारित एक ऐसा कानून था जिसमें भारतीयों पर किसी तरह के मुकदमे को चलाए बिना शंका के आधार पर गिरफ्तार कर 2 साल तक जेल में बंद किया जाता था। ठीक है, समझ में आ गई होगी। रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में पारित एक ऐसा कानून था जिसमें भारतीयों पर किसी तरह के मुकदमे के चलाए बिना, उनको अपनी गलती का भी पता नहीं है कि उनकी क्या फॉल्ट है, उनको मुकदमा चला दिया जाता, चलाए बिना बताए, शंका के आधार पर केवल गिरफ्तार करके 2 साल की सजा होती थी, उसे जेल में बंद कर दिया जाता था। तो यही रॉलेट एक्ट था। याद हो गया होगा, मैं समझती हूँ आपके लिए अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट सुना है, धात्विक खनिज किसे कहते हैं, इसे 2 खनिजों के नाम लिखिए ऐसे। ठीक है, धात्विक खनिज किसे कहते हैं, ऐसे 2 खनिजों के नाम लिखो। तो जिन खनिजों से धातु प्राप्त होती है, ध्यान के लिए धातु जो हमारी भूमि में निकलती हैं, हमारी भूमि के जो घर में छुपी हुई हैं, तो जिन खनिजों से धातु प्राप्त होती हैं, जिनमें चमक होती है तथा जिनको कूट पीट कर चादरों में ढाला जा सकता है और तारों के रूप में, तार के रूप में भी खींचा जा सकता है, धात्विक खनिज कहते हैं। जैसे सोना, लोहा, क्योंकि सोने को भी
इसकी चादर कूट कूट कर इसकी चादर भी बन जाती है और इसका तार भी लोहे का बन जाता है। आपको मालूम ही है ये। या सोना है आपका, इसको भी कूट पीट करके इसका भी मनचाहा रूप दे सकते हैं। चाहे आप इसका नाक का बना लीजिए, चाहे काल का बना लीजिए, चाहे आप थाली बना लीजिए, गिलास बना लीजिए, कुछ बना लीजिए, तो आपका ये बन जाता है कूट कर। इसमें चमक भी होती है और इसको धात्विक कहते हैं। ठीक है, समझ आ गया होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट आपका। ठीक है, नेक्स्ट है हमें खनिजों की आवश्यकता क्यों होती है। ये आपके लघुत्तर स्टार्ट कर दिया मैंने। ठीक, ये आपके 3 नंबर में आएंगे। अभी तक जो आप देख रहे थे वो आपके 2 नंबर के थे, ये आपके 3 नंबर के हैं। ठीक है, तो हमें खनिजों की आवश्यकता क्यों होती है, यहाँ से देख लीजिए। वर्तमान औद्योगिक युग में विभिन्न प्रकार के खनिजों का भारी प्रयोग किया जाने लगा है। देखिए आप सारी चीज़ें जो हैं खनिजों से, अधिकतर चीज़ें जो है मैक्सिमम चीज़ें हैं फैक्ट्री वगैरह में वो खनिजों से ही बनने लगी हैं, तो अधिक यूज होने लगा है। खनिज निर्माण की भूगर्भिक प्रक्रियाएँ इतनी धीमी हैं, यानी जो भूगर्भ में जो खनिज जो पदार्थ है हमारी ज़मीन में इतनी धीमी गति से उत्पन्न होते हैं कि इनके वर्तमान उपभोग की दर की तुलना में उनका पुनर्भरण की दर अपरिमित रूप से थोड़ी है। क्योंकि जो उपभोग की जो हमारी क्षमता है वो तो बहुत तेज़ है स्टूडेंट, और जो ज़मीन में जो हमारा इसका जो उत्पन्न हो रहा है उसमें इसकी जो पैदा हो रहा है इस कह सकते हैं, तो उसका जो पुनर्भरण हो रहा है तो उसकी जो गति है बहुत ही धीमी है। यानी यूज करने की गति बहुत तेज़ है और उसके पुनर्भरण की यानी उत्पन्न होने की गति बहुत ही धीमी है। तो इसीलिए देखिए इतनी धीमी है कि उनके वर्तमान उपभोग की दर की तुलना में उनके पुनर्भरण की दर अपरिमित रूप से थोड़ी यानी बहुत कम है। इसलिए खनिज संसाधन सीमित तथा अनवीकरण योग्य है। ये बहुत सीमित है और अनवीकरण योग्य है। ठीक है, समृद्ध खनिज निक्षेप हमारे देश की मूल्यवान संपत्ति है। जो हमारे समृद्ध खनिज पदार्थ हैं वो हमारे देश की क्या है, मूल्यवान संपत्ति। ठीक, लेकिन ये अल्पजीवी यानी बहुत कम मात्रा में मिलते हैं। अयस्क के सतत उत्खनन की यानी खुदाई निकलने की या खुदाई की गहराई बढ़ने के साथ उनकी गुणवत्ता घटती जा रही है। उनकी जो गहराई बढ़ने के साथ में उसकी गुणवत्ता घटती जा रही है। इसलिए खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता है, क्योंकि अगर वो खुदाई उनकी होती रहेगी तो स्टूडेंट आप भी जानते हैं कि वो धीरे धीरे ये चीज़ समाप्त होती चली जाएगी। तो इसलिए इसके संरक्षण की आवश्यकता है कि उतना ही इसका यूज हो या उतना ही इसकी खुदाई हो जितना उसकी आवश्यकता हो। इसलिए खनिजों का सुनियोजित एवं सतत पोषणीय ढंग से प्रयोग करना होगा। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट था स्टूडेंट ये आपका क्वेश्चन का आंसर, ये आपको कर लेना है, 3 नंबर में है आपका। और ये इसके फिर हम बतानी विधि, खनिज संरक्षण की विधि। खनन तथा संसाधन, इसी का है स्टूडेंट हाफ बचा हुआ ये। खनन तथा संसाधन की प्रक्रिया में होने वाली बर्बादी को कम से कम करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। यानी जो खनन में संसाधन जो प्रक्रिया में जो बर्बादी हो रही है उसको कम से कम करके प्रयत्न करना चाहिए। नंबर 2, खनिजों को बचाने के लिए उनके स्थान पर अन्य वस्तुओं के उपयोग के बारे में भी सोचना चाहिए। ऐसा नहीं केवल इसी के बारे में, अन्य वस्तुओं के बारे में भी सोचना चाहिए, इसका अल्टरनेट ढूंढ लेना चाहिए। नंबर 3, उन खनन संसाधनों का उपयोग अधिक किया जाना चाहिए जो पुनः उपयोग हो और अधिक मात्रा में उपलब्ध हो, जैसे लोहा आदि। ये उपभोग में पुराना का लोहा है, आप उसको कितनी बार भी यूज़ कर लीजिए, आप अलग अलग तरीके से उनका यूज़ कर लीजिए, लेकिन वो लोहा है वो हर प्रकार से उसका उपयोग होता है। तो इसी प्रकार की धातुओं का हमें प्रयोग करना चाहिए उनका, जिससे कि वो अधिक से अधिक उपलब्ध हो और उनका पुनः प्रयोग हो जाए उनका। ठीक है, ये आप कर लीजिए याद। नंबर 2 है, गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में असहयोग आंदोलन के पक्ष में क्या तर्क दिए। गांधी जी का है असहयोग आंदोलन के बारे में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपको याद कर लेना है, पढ़ते पढ़ते समझ लेना है। ओके, महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज जो 1909 में लिखी थी, उन्होंने हिंद स्वराज 1909 में कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ है। उस समय स्टूडेंट समस्याएं थी कि कुछ जो हमारे भारतीय साथी थे, हमारे पूर्वज थे, वो साथी नहीं हमारे पूर्वज थे, वो उन्होंने ब्रिटिश शासन का सहयोग किया था, तो उनका सहयोग से स्थापित किया गया था और वह शासन इसी सहयोग के कारण चल भी पा रहा था। वो उन्हीं लोगों का जो हमारे भारतीयों का उनमें सहयोग था, उसी कारण से वो चल भी पा रहा था। यदि भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लेते
तो साल भर के अंदर ब्रिटिश शासन ढह जाता और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। ये गांधी जी ने 1909 में हिंद स्वराज में अपनी पुस्तक में लिखा है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये भी आपका जो है स्टूडेंट 3 नंबर में है। ठीक है, स्टूडेंट इसके मैंने लिया आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मैंने लिए, इनके मैंने आंसर नहीं लिखे है क्योंकि आंसर लिखूंगी मैं तो बहुत कहना चाहिए लंबा समय बीतेगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैंने लिए उनके चैप्टर का नाम लिख दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है चारों के चारों जो आपके ये क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। और आपके 4 प्रश्न आपके 2 भूगोल से 2 इतिहास से आपके आने वाले हैं एग्जाम में। ठीक है, और ये 1 प्रश्न का जो है 6 नंबर का होगा। तो मैंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ले लिया है वो से देख लीजिए। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली से होने वाले कोई 4 लाभ बताने आपके लिए। लोकतांत्रिक प्रणाली से ये जो हमारा लोकतंत्र के परिणाम नामक पाठ से लिया गया, इस पाठ का चैप्टर का नाम डाल दिया मैंने जिससे आपको ढूंढने में असुविधा ना हो। ठीक है, नंबर 2 संगठित और असंगठित क्षेत्रों की रोजगार परिस्थितियों की तुलना कीजिए। संगठित और असंगठित क्षेत्रों की रोजगार परिस्थिति की तुलना कीजिए, आपका भारतीय अर्थव्यवस्था से लिया गया है स्टूडेंट। ठीक है, ये आप कर लीजिए, 6 नंबर में आएगा ये भी। सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए क्यों हानिकारक है, 2 तर्क दीजिए। सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए क्यों हानिकारक है, 2 तर्क दीजिए। आपका जाति धर्म और लैंगिक मसले पर ये लिया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। प्राथमिक द्वितीयक व तृतीयक क्षेत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। हाँ, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए, ये स्टूडेंट आप मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये सारे मैंने जो क्वेश्चन के आंसर जो दीर्घ आपके जो प्रश्न लिए हैं ये सभी आपको करने हैं, सभी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आपके पास ये सारे आप कर लीजिए। सुबह आपको देखेंगे आपके पेपर में इसमें से आपको बहुत सारे प्रश्न दिखाई पड़ेंगे और आप सोचेंगे पेपर कितना इजी आया है। अब स्टूडेंट मुझे आपके लिए कुछ जो शेष क्वेश्चन रह गए हैं आपके लघु तेलुगु और आपका जो मैप है, मैप में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बताऊंगा, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो आपका अभी थोड़ी देर में ही डाल दूंगी। तो स्टूडेंट यदि आपको मेरा वीडियो सही लगा हो, आपको लगा हो कि मैंने इसमें काम किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट।